तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस वही होता है जो आपको होता है, मुझे होता है, हम सबको होता है। अच्छा, हम कैसे कहते हैं यार हम स्ट्रेस में? थोड़ा सा फील करते हैं, हम कह तो रहे हैं स्ट्रेस में, लेकिन कैसे कह रहे हैं हम? ऐसा क्या हो रहा है हमारे साथ? देखो, मान लेते हैं आपको असाइनमेंट मिला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और जो भी है। 1 महीना है अभी, चलो 4 सब्जेक्ट के लिए है मैंने ये, इन चारों का असाइनमेंट मिला, भी 1 महीना पड़ा हुआ है। लोड मिल गया ना कि आपके अंदर स्ट्रेस होगा। 1 साल है, आराम से करेंगे। 10 दिन बचे हैं, लोड तो उतना ही है, स्ट्रेस क्या हुआ? बढ़ गया। अच्छा, 5 दिन बचे हैं, कुछ भी नहीं किया, स्ट्रेस क्या होगा? और बढ़ जाएगा। पर लोड तो उतना ही है, लोड तो चेंज नहीं किया मैंने। स्ट्रेस किस बात पर डिपेंड कर रहा है फिर? स्ट्रेस डिपेंड कर रहा है मेरे एफर्ट पर। 1 महीने पहले मेरे को एफर्ट नहीं करना था, लोड मुझे 4 असाइनमेंट दिया हुआ है, स्ट्रेस 0। 10 दिन बचे हुए हैं, लोड तो उतना ही है, अब मुझे काम ज्यादा करना है, स्ट्रेस बढ़ गया। 5 दिन बचे, कुछ भी नहीं किया, लोड उतना ही है जो 1 महीने पहले था, लेकिन स्ट्रेस मैं कह रहा हूं बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मुझे जो काम करना है अब ज्यादा करना है। तो स्ट्रेस बेसिकली क्या है? स्ट्रेस बेसिकली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? कि मुझे अंदर से कितना एफर्ट करना है किस चीज को करने के लिए। क्लियर हुआ? 1 दिन बचा है, कुछ भी नहीं किया, अब तो भाई पागल हो जाऊंगा यार, क्या करूं, कैसे करूं, बहुत सारा काम करना है 1 दिन में भाई। रात में सोना नहीं है, जागते रहना है, 10 घंटे में काम करना, रात में 10 घंटे जागूंगा, नहीं सोऊंगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एफर्ट बहुत ज्यादा करना है मुझे, बहुत ज्यादा मुझे जो है आउटपुट देना है, काम बहुत ज्यादा करना है। लोड उतना ही है, 4 सब्जेक्ट का असाइनमेंट जो कि 1 महीने पहले था, और अभी स्ट्रेस क्या वो बहुत ज्यादा, क्योंकि इंटरनल एफर्ट बहुत ज्यादा हो गया है। यानी कि जो स्ट्रेस है वो हम कैसे डिफाइन कर पा रहे हैं? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? कि हमारा अंदर से कितना एफर्ट हो रहा है, अंदर से हम कितना फोर्स लगा रहे हैं किसी को हमको करने के लिए, स्ट्रेस हमारा उसके प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, क्या हो अगर मैं कहूं कि जी 1 घंटे बाद असाइनमेंट सबमिट करना है, और आपने कसम खा रखी 1 महीने से कि आपको तो करना ही नहीं है, आपको तो असाइनमेंट बनाना ही नहीं है, कुछ भी कर लो। माँ बाप ने जबरदस्ती जो है स्कूल में एडमिशन करा दिया है, नहीं लेनी थी साइंस साइड, आर्ट्स लेनी थी, तो अब आपने कसम खा रखी असाइनमेंट तो बनानी नहीं है। क्या स्ट्रेस होगा? इतना सारा स्ट्रेस होगा क्या? नहीं, लोड तो नहीं है, और 1 घंटा बचा है असाइनमेंट सबमिट करने में, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा। किस बात? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने कसम खा रखी है इंटरनल एफर्ट लगाना ही नहीं है, इंटरनल फोर्स लगाना ही नहीं है, तो स्ट्रेस क्या होगा? 0 होगा। तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल है किस बात के? और स्ट्रेस किस बात पे डिपेंड कर रहा है? इंटरनल फोर्स पे। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? बॉडी को पकड़ के खींचे चले जा रहे हो भाई, पार्टिकल्स में भगदड़ मच गई, यार खींचो खींचो यार, दूर जा रहा है हमारा नेबर, हमसे दूर जा रहा है, खींचो। जितना आप फोर्स लगाओगे एक्सटर्नल, जितना उसको खींचोगे पार्टिकल्स में उतनी भगदड़ में, लेकिन नहीं यार अपने नेबर्स को खींच के, पड़ोसी को खींच के वापस लेकर के आना है। तो जो इंटरनल फोर्स क्रिएट हो रहा है ना, उस पे डिपेंड करता है स्ट्रेस। क्लियर हुआ? अगर मैं इतना फोर्स लगाऊं कि बॉडी को तोड़ दूं, जब बॉडी को तोड़ दूंगा, फोर्स तो बहुत ज्यादा लगा दिया मैंने, अब पार्टिकल्स ही सारे टूट गए, बॉन्ड सारे ब्रेक हो गए, तो कुछ बचा ही नहीं खींचने के लिए, स्ट्रेस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पर जब तक बॉडी मौजूद है, साबुत है, जिंदा है, तब तक तो इंटरनल फोर्स है ना, और जितना ज्यादा इंटरनल फोर्स क्रिएट होगा, वापस से ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करने के लिए स्ट्रेस उतना ज्यादा होगा। तो स्ट्रेस हमारा प्रोपोर्शनल है किसके? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के, और पर यूनिट एरिया, यानी कितने एरिया में कितना फोर्स क्रिएट हुआ, है ना। ठीक है जी, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो गया? फोर्स इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ध्यान रहे एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, मात्र इंटरनल फोर्स आएगा, इसका ध्यान रखना जी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा है? इंटरनल। इसकी अगर हम मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें, तो देखो फोर्स के लिए क्या आता है जी? न्यूटन, और एरिया के लिए क्या आता है? मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की अगर बात करें तो फोर्स के लिए डायमेंशन होता है अपनों पे mlt-2, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस क्या हो गया? ml -2 हो जाएगा ना, क्योंकि ए नीचे है, तो ml -1 t -2, दैट इज डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस भी कई प्रकार का होता है। अब कहेंगे सब प्रकार कहाँ से आ गया? डिपेंड करता है काम करना क्या है, लेंथ छोटी करनी है, लेंथ बड़ी करनी है, वॉल्यूम छोटा करना है, वॉल्यूम बड़ा करना है, या फिर जो है शेप चेंज हो गया है, शेप को ठीक से करना है। तो डिपेंडिंग अपॉन काम क्या करना है। 2 तरह के हैं फोर्स, नॉर्मल और शेयर। शेयर मैंने लिखा नहीं है, आगे हम करेंगे। देखो, नॉर्मल वर्ड से ना आप बिल्कुल फ्रैंक हो जाओ, फिजिक्स में बहुत आने वाला है नॉर्मल। 11th में तो नहीं है, एक पहली बार यूज हुआ है, 12th में तो भर भर के। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, शॉर्ट में PR लिख दिया मैंने। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। नॉर्मल का मतलब फिजिक्स में 90 डिग्री परपेंडिकुलर, कोई चीज 90 डिग्री पे। क्या है जी? अप्लाइड फोर्स।
अगर आपने किसी बॉडी को इस तरह से खींचा कि जो फोर्स लगाया है वो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ, ज़मीन ऐसे हॉरिजॉन्टल है, ज़मीन पे खड़ा हूँ, फ्लैट है, मेरा mg कहाँ लग रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, तो मेरा वेट कैसे लग रहा है इसके ऊपर, नॉर्मल। इसको मैं पुश कर रहा हूँ, ये रहा सरफेस, फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, तो फोर्स कैसा है मेरा, नॉर्मल, 90 डिग्री पर है। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, जब आपका स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा किसी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, और वो एक्सटर्नल फोर्स कैसा लगा हो, परपेंडिकुलर लगा हो सरफेस के, 90 डिग्री पर लगा हो, तब जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। इसकी भी 3 कैटेगरी है फर्दर नॉर्मल स्ट्रेस की, टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड हाइड्रोलिक। टेंसाइल में कुछ नहीं होगा, देखो क्या होगा, हम यहाँ पढ़ रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेस, इसमें क्या है ना, लेंथ में इंक्रीज होना है अप्लाइड फोर्स की वजह से। कंप्रेसिव नाम में आ रहा है, कंप्रेस कर देंगे, लेंथ क्या होगी, जो डिक्रीज होगी। हाइड्रोलिक देखते हैं, यहाँ नहीं करा, उसको हम शेयर से कंपेयर करेंगे, अच्छा समझ आएगा। देखो एक रॉड है मेरे पास, नॉर्मली मान लीजिए मैंने इसकी जो लेंथ है सिंपल सी L है, बस L लेंथ है। हमने क्या करा, इस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में F। अब कहेंगे परपेंडिकुलर कैसे है भाई, ये तो पैरेलल हो गया। अबे पैरेलल कर्व सरफेस के नहीं देखना, हमें इस सरफेस के देखना है। ये जो सरफेस है ये वाला, ये सरफेस ऐसे है ना, और फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ, सामने की तरफ। सरफेस इस वाले क्रॉस सेक्शन का सरफेस ऐसे है, इससे प्लेन के लॉन्ग रखा है, और हम फोर्स का लगा रहे हैं सामने की तरफ, तो परपेंडिकुलर हो गया ना, ठीक है। तो इस केस में जो लेंथ है क्या हो जाएगी जी, L थी और डेल्टा कुछ DL बढ़ी। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर होगी तो DL वापस आ जाएगी, इलास्टिक लिमिट के अंदर नहीं होंगे तो DL वापस नहीं आएगा, कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा। तो खैर हमें उससे फिलहाल मतलब नहीं है। स्ट्रेस में अगर टेंसाइल कह रहे हैं तो वहाँ पे ध्यान रखना है, जो लेंथ है ये इंक्रीज हो रही है, यानी जो डेल्टा L है, चेंज इन लेंथ है, वो क्या रहने वाला है अपना, पॉजिटिव। कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करेंगे, तो अब मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर फोर्स लगा के इसको मैं ऐसे दबा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस फोर्स को पीछे की तरफ ऐसे लगा रहा हूँ, तो इनिशियल लेंथ जी कुछ थी L, ठीक है। अब इसमें से कुछ DL कम हो गया, और कम होने का मतलब है डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब चेंज क्या रहने वाला है, नेगेटिव। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो चेंज इन लेंथ नेगेटिव होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस में। आइए बढ़ते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस की तरफ, और जो सेकेंड टाइप है अपना स्ट्रेस का, नॉर्मल के अलावा शेयर, वहां पर आइए देखते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। देखो हाइड्रोलिक स्ट्रेस में क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा नॉर्मल अप्लाइड फोर्स की वजह से, शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे समझते हैं, कॉटन कैंडी आपके पास, जो बुढ़िया के बाल होते हैं ना, गोल गोल सी शेप में, सपोज करो ऐसे गोला सा बना के दे दिया। अब आप क्या कर रहे हो, उसको चारों तरफ से ऐसे ऐसे पिच, अच्छा इनिशियली शेप कैसी थी, स्फेरिकल ना, उसको आप ऐसे 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 पिचका रहे हो, पिचका को छोटा कर दिया आपने, शेप कैसी हो गई, अभी भी स्फेरिकल है। फर्क किसका आया, फर्क आया वॉल्यूम का, रेडियस चेंज हुआ ना, साइज छोटा हो गया तो वॉल्यूम में चेंज आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, शेप में कोई चेंज नहीं आया लेकिन वॉल्यूम में चेंज आ गया। अब कहोगे यहाँ पे यार परपेंडिकुलर फोर्स कैसे लगा, नॉर्मल कैसे लगा, दिखाता हूँ मैं। आइए एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ये देखो जी, मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे F, मेरे को कैसे पता ये परपेंडिकुलर है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आपको फोर्स का एंगल चेक करना है, वहाँ पे आप टेंजेंट प्लॉट कर दो। अगर उस टेंजेंट से 90 डिग्री बन रहा है मतलब वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने क्या करा, बहुत सारे डायरेक्शन से परपेंडिकुलर फोर्स लगाना शुरू कर दिया, साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है जी। पहले भी स्फेयर था, अभी भी स्फेयर है, लेकिन अगर वॉल्यूम निकालूं यहाँ पे V1, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फेयर के, 4/3πr³। यहाँ पे निकालेंगे V2 अगर कहें तो 4/3πr³, क्योंकि अपनों को मालूम है कैपिटल R बड़ा है स्मॉल r से, तो V1 भी बड़ा होगा V2 से। बट ये भी क्या है, स्फेयर, ये भी क्या है, स्फेयर, इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला। तो ये था अपना हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब बात करते हैं स्ट्रेस की सेकंड कैटेगरी। अभी तक हम स्ट्रेस की फर्स्ट कैटेगरी के 3 सब पार्ट्स पढ़ रहे थे, अब स्टार्ट करते हैं सेकंड कैटेगरी, दैट इज शियर स्ट्रेस। देखो शियर स्ट्रेस, या इसका एक और नाम है टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं टेंजेंट आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। हमने क्या करा, शियर स्ट्रेस से पहले बात, जो फोर्स अप्लाई होगा वो सरफेस के पैरेलल रहने वाला है, ठीक है। तो ये जी बक्सा सा है आपके पास, मैंने इसको बेस से चिपका रखा है जमीन से, इसके ऊपर हमने हाथ रखा, आशीर्वाद दिया इसको,
और पकड़ के घसीट दिया आगे की तरफ। रिपीट कर रहा हूँ, बेस मैंने फिक्स कर रखा है, इसके सर पे हाथ रखा, पकड़ घसीट दिया आगे की तरफ, क्या होगा, थोड़ा तिरछा हो जाएगा ना। कैसे, थोड़ा सा कोशिश करते हैं बनाने की। फोर्स मैंने कुछ इस तरह से लगाया है, कोशिश करते हैं बनाने की कि क्या होगा जी। ये वाला साइड कुछ यहाँ, यहाँ पे देखो क्या हुआ बच्चों, चेंज आ रहा है किसमें, शेप में ना, शेप चेंज हो रही है। पहले कुछ क्यूब टाइप था, अब कुछ पैरेललोग्राम टाइप बन गया। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या यहाँ लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इस साइड में, इस साइड में और इस साइड में कोई भी फर्क आया क्या? नहीं ना, सीधे से तिरछा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रही है। तो ध्यान हमें क्या रखना है, इन shear stress, in shear stress there is change in shape without change in volume, without change in volume। और वहीं हाइड्रोलिक में क्या था, इसका ठीक उलट, चेंज इन वॉल्यूम विदाउट चेंज इन शेप। तो ये था अपना shear stress। आइए बढ़ते हैं स्ट्रेन की तरफ। आइए दोस्तों बात करते हैं स्ट्रेन की। तो बेसिकली स्ट्रेन क्या है, देखो स्ट्रेन कुछ नहीं है, रेशियो है किस चीज का, कि आपने जो फोर्स लगाया, अब उससे टोटल काम क्या क्या हुआ, पहले तो मेरे को ये बताओ। अब उससे दो तरह के स्ट्रेस प्रोड्यूस हुए, नॉर्मल और शेयर। अच्छा, इन दोनों स्ट्रेसेस में टोटल मिला के क्या क्या काम हुआ जी। नॉर्मल में देखेंगे, शुरू में दो में टेंसाइल कंप्रेसिव में, एक में लेंथ बढ़ रही है, एक में घट रही है, इन दोनों को मैं एक मान रहा हूँ, चेंज इन लेंथ। और एक क्या था हमारे पास हाइड्रोलिक, वहां पे क्या आया था, चेंज इन वॉल्यूम। और थर्ड क्या था, चेंज इन शेप। तो टोटल तीन काम हमारे पास, लेंथ में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है और शेप में चेंज आ रहा है। तो वही निकालेंगे, लेंथ में कितना चेंज आया, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ क्या था, उस रेशो को स्ट्रेन कहेंगे, चेंज कितना आया अपॉन ओरिजिनल कितना था। टोटल तीन तरह के चेंजेस है ना। देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल बाय एल। तो जी ये अपना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब दो काम होते हैं ना, एक में क्या होता है, लेंथ बढ़ती है, एक में लेंथ घटती है। तो अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेस के लिए देखूं तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा जी मेरा, पॉजिटिव, और कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए डेल्टा एल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बस ये डाटा हमें याद रखना है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये बन गया अपनों में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी, सोचो सोचो सोचो। मैं मत सोचो, कुछ भी नहीं होगी, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, चेंज इन लेंथ क्या है, लेंथ ही तो है, यूनिट क्या रहेगी, मीटर रहेगी। तो ये क्या रहने वाला है, यूनिटलेस। ये भी क्या रहने वाला है, यूनिटलेस। हमें क्या ध्यान रखना है कि स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन इज यूनिटलेस। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि जिस चीज का चेंज निकाल रहे हो अपॉन में ओरिजिनल भी वही चीज है। तो स्ट्रेन आपका यूनिटलेस रहने वाला है। शेयर स्ट्रेन की बात करते हैं, क्या होना चाहिए जी, चेंज इन शेप और ओरिजिनल शेप। अब यहाँ पे शेप में किस चीज का चेंज आया, देखो ना। हम कह रहे हैं इसकी जो ओरिजिनल साइड थी, मान लेते हैं ए, तो यहां से यहां शिफ्ट कितने का हुआ, कुछ डेल्टा ए। डेल्टा ए से साइड से जो साइड है वो शिफ्ट हो गई। अब क्योंकि मैं क्यूब कह रहा था ना इसको, तो ये साइड अगर बड़ी वाली इनिशियल ए थी तो जी ये भी क्या रहेगी मेरे पास, ए ही रहने वाली है। ये साइड भी ए ही रहेगी, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, अगर गौर से देखोगे तो ये जो पूरा शेप है कुछ थीटा एंगल से शिफ्ट हो गया ना। थीटा एंगल, सारे कॉर्नर्स पे एंगल थीटा बनेगा, क्यूब ले रहे हैं हम इसको, थीटा एंगल से शिफ्ट हो गया होगा। और उसमें भी अगर मैं कहूँ कि इस वाले साइड के इस वाले कॉर्नर पे फोकस अगर करो तो क्या आपको ट्रायंगल नजर नहीं आ रहा, आ रहा है ना। अगर मैं बना दूं इस ट्रायंगल को, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो कुछ इस तरह का ट्रायंगल है जी, ये डेल्टा ए, ये थीटा। तो शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला पहले तो मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन साइड अपॉन ओरिजिनल साइड, है ना। ये भी क्या रहने वाला है, यूनिटलेस, ठीक है, फॉर्मूला बन गया। लेकिन चेंज इन साइड डेल्टा है, ओरिजिनल साइड ए, थीटा के सामने हो गया है परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाला बेस।
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। यानी शेयर स्ट्रेन आपको क्या दे रहा है, टेन थीटा। और थीटा क्या है, शिफ्ट इनसाइड। थीटा क्या है आपके पास, शिफ्ट इनसाइड, साइड में कितने डिग्री का शिफ्ट आ गया। तो ये बन गया हमारे पास स्ट्रेन का फार्मूला। और एक बात ध्यान रखना, क्या कि फॉर स्मॉल एंगल, अगर आपके पास स्मॉल एंगल हो तो चाहे टेन थीटा हो चाहे साइन थीटा हो, इनकी वैल्यूज़ टेन थीटा साइन थीटा इनकी वैल्यूज़ नियरली बराबर होती हैं और उतनी ही होती हैं जितनी इनके एंगल की होती हैं स्मॉल एंगल के लिए। जैसे कि खुद सोचो ना, साइन 0 कितना है जी, या चलो टेन की बात कर रहे हैं, टेन 0 कितना है, 0। तो 0 पे 0 दे रहा है और टेन 30 कितना होता है अपनों पे, 1/√3। तो 30 डिग्री का फर्क कर दिया एंगल में, कोई खास फर्क तो आया ही नहीं आंसर में। तो यानी हम क्या यहाँ से थोड़ा सा हम लॉजिक लगाते हैं जी, अगर एंगल बहुत छोटा है तो उसके टेन या साइन की भी वैल्यू उतनी ही होगी जितना एंगल है। तो स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा टेन थीटा दोनों बराबर होते हैं, दोनों ही थीटा के बराबर होते हैं। तो जो अपना शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला है डेल्टा A/A, उसको सिर्फ मैं थीटा के बराबर भी कर सकता हूँ, किसके लिए, ओनली फॉर स्मॉल एंगल्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हमने बेसिक्स देख लिया इस चैप्टर का, हमने शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन देख लिया। अभी अपना बचा है हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एनर्जी ग्राफ एंड थोड़ा सा पोर्शन और फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।